जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 2.12 यानी 2.12, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ. कंसिडर अ फोर्स एफ so as -3i cap plus j cap plus 5 cap in Newton acting on the point 7i plus 3j plus k cap meter. What is the torque in Newton meter about the origin? जी स्टूडेंट्स, हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर जो दिया गया है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट जो है वो गिवन पॉइंट जो हमें दिया गया है यानी आर क्रॉस एफ जो है वो हमने मालूम करना है. और जो हमारे पास आर यानी जो हमारा मूवमेंट आर्म होता है उसकी वैल्यू भी दी गई है मीटर के अंदर, जबकि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी हमारे पास जो अप्लाइंग फोर्स है वो भी हमें दी गई है न्यूटन के अंदर. और जो हमारे पास जो है मूवमेंट आर्म है वो हमें दिया गया है मीटर के अंदर. जबकि पूछा ये गया है व्हाट इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन. सोल्यूशन हमने कुछ इस तरह करना है इसका. हमारे पास जो है गिवन दैट में डाटा हम लिखेंगे, मोमेंट आर्म की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फोर्स की वैल्यू लिखेंगे. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क विच इज आल्सो गिवन इन द न्यूमेरिकल टॉ इक्वल्स आर क्रॉस एफ. टॉर्क जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद या वेक्टर प्रोडक्ट लेने के बाद आता है. हमने इनकी वैल्यूज जो है इनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे हमने क्या करना है, इंसर्ट करनी है. इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज जो है वो लगा देनी है. आर मोमेंट आर्म की वैल्यू लिखेंगे और फिर लगाएंगे हम वैल्यू किसकी, फोर्स की, -3 यहाँ पे वो पुट कर देंगे, वो लिख देंगे. अब स्टूडेंट्स, हमने जब टॉपिक किया था अपना वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा था दो तरह से हो सकती है. एक ये है कि हम पहले वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को 1 by 1 सेकेंड वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें. इस तरह इनमें कुछ यूं होगा कि i मल्टीप्लाई i, फिर इनके यूनिट वेक्टर जो रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स है वो भी मल्टीप्लाई होंगे. दूसरा हमने एट दी एंड सीखा था कि हम इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. जब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है. ऊपर लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप. नीचे इनके फर्स्ट वेक्टर के i 7 है, j हमारे पास 3 है, k हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 1 है. इनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट सिमिलरली जो हमारे पास फोर्स F थी उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट जो हमने वहां पे डिटर्मिनेंट में लिख लेने हैं. स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है इस डिटर्मिनेंट को हमने जो है रो ऑपरेशन से, फर्स्ट रो ऑपरेशन से जो है हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं. हमने फर्स्ट सेलेक्ट की रो, इस रो से हमने जो है इसे एक्सपेंड करना है. सबसे पहले ये हमें पता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट्स में, जब हम डिटर्मिनेंट्स को हम जब ओपन करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये हमने मैथमेटिक्स में अच्छी तरह सीखा हुआ है. मैट्रिक्स को जब हम एक्सपैंड करते हैं 2 by 2 3 by 3 का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है 3 by 3 का है, जिसकी 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. इनको जब हमने एक्सपैंड करना है तो कुछ इस तरह करना है. फर्स्ट एलिमेंट हमने लेना है इसका, ये वाला हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा. इसके लिहाज से जब हमने एक्सपैंड करना है तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हमने इस तरह फर्स्ट के साथ जब एक्सपैंड करना है तो ये छुपा लेना है. ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 × 5 होगा और 1 × 1 होगा. ठीक है, ये डायगोनल, सबसे पहले हमने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है. दरम्यान में माइनस आता है. 3 × 5 हमारे पास हो जाएगा 15, 1 × 1 हमारे पास हो जाएगा 1 और साथ में ये यूनिट वेक्टर आएगा. स्टूडेंट्स, अब बारी आती है हमारे पास सेकंड एलिमेंट की जो कि j कैप. जब स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपेंड करना है यानी कि इस वाले को, तब हमने क्या करना है, हमने उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज
हमारे पास बचता है, आप देख सकते हैं हमारे पास बचता है 7, 5, 1 और -3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 7, 5 को जब मल्टीप्लाई करना है हमारे पास क्या है ना 35, वो हमने लगाना है 35। और बाद में जब हमने 1 मल्टीप्लाई -3 करना है तो हमारे पास आ जाना है -3, जबकि दरमियान में जो सेंटर में फॉर्मूले की माइनस आती है वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम रो ऑपरेशन से जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होते हैं 3/3 जो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, तो हम सेकंड एलिमेंट को जब हम जैसे एक्सपेंड करते हैं हम वहां पे फॉर्मूले का माइनस लगाते हैं, साथ में जे कैप आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हमने इसके तीसरे एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट के साथ, थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जब हमने इसे एक्सपेंड करना है इस 3/3 डिटर्मिनेंट को, तो कैसे करना है, हमने के साथ करना है तो हम इसको छुपा लेंगे इस तरह, ठीक है। हमारे पास बचेंगे 7, 3 और -3। तो उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, 7 1 7, 3 3 9, -9 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो माइनस फार्मूला का आना है, ये माइनस और वो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 9 यानी कि हमारे पास 16 हो जाएगा, प्लस माइनस कर लेंगे, 35 + 3 हमारे पास 38 हो जाएगा, 15 - 1 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड किया है तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है। हमने लिखा था यहाँ पे टॉ इक्वल्स R क्रॉस F, तो ये हमारे पास जो टॉ की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 14I - 30J + 16K न्यूटन मीटर। तो इस तरह जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम जो है टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है मालूम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.13 यानी 2.13, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F I - 2J passes through a point whose position vector is -J and K. Find number A, the moment of F about the origin. Number B, the moment of F about the point of which the position vector is I cap plus K cap. स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है फोर्स दी गई है, जबकि एक पॉइंट दिया गया है जिसे हम R1 भी कह सकते हैं, जो हमारा पोजीशन वेक्टर भी है और जो कि हमारा मूवमेंट आर्म भी होगा, वो -J + K। हमसे रिक्वायर ये किया गया है कि हमने मूवमेंट निकालना है, यानी कि टॉर्क निकालना है। पहले निकालना है ओरिजिन के अराउंड, दूसरा हमने मूवमेंट निकालना है जब हमने इस पोजीशन वेक्टर को रिप्लेस करना है इस पोजीशन वेक्टर के साथ, वो है I + K। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट जो कि A है। A में हमारे पास जो गिवन दैट है वो है फोर्स और दूसरा है उसका पोजीशन वेक्टर यानी मूवमेंट आर्म, हमारे पास जो है -J + K। मूवमेंट आर्म अबाउट, मूवमेंट ऑफ टॉर्क अबाउट ओरिजिन, हमारे पास जो टॉर्क होगा वो आएगा R क्रॉस F के, जैसा कि फार्मूले में होता है। हमने R की वैल्यू जहां पे इंसर्ट करनी है, फिर हमने F की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। अब लेना है हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरह के हमने प्रीवियस अपना जो न्यूमेरिकल देखा उसमें हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो लिया गया इन दो वेक्टर्स का R और F का, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला यानी कि हमने टॉर्क निकाला है, इसमें भी हमने टॉर्क निकालना है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्म इन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म। 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इसे एक्सपैंड करना है उसी तरह जिस तरह हमने अपना प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था वो हमने एक्सपैंड किया था बाय यूजिंग फर्स्ट रो। हमने ये न्यूमेरिकल भी जो है फर्स्ट रो से हमने एक्सपैंड करना है, उसी तरह हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारे पास ये -1 × 0 होकर 0 हो जाएगा, 1 × -2 होगा, यहाँ पे जो माइनस आएगा वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 हो जाएगा, साथ में यूनिट वेक्टर I आएगा। इसी तरह हमारे पास जब हम सेकंड एलिमेंट यानी कि J कैप के साथ जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, तो J कैप के साथ जब हम एक्सपैंड करेंगे हम ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा, जबकि 1 × 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, दरमियान में साइन आएगी माइनस की। और उसी तरह हमने वो रूल यूज करना है कि जब हमने फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेकंड जो है जो हमारे पास हमने साइन लिखनी है वो हमारे पास माइनस की होगी। इसी तरह हमने जब
थर्ड एलिमेंट के साथ इसे हमने एक्सपेंड करना है। थर्ड एलिमेंट के साथ एक्सपेंड जब हम इसे करेंगे तो ये रो और ये कॉलम जो है इसे हम हाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई -1 आएगा, वो माइनस और ये माइनस जो इसमें फॉर्मूले में आएगी वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाकी बचेगा वो आएगा 2i कैप, ये माइनस और ये -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1, यानी कि इसके सामने जे आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास के कैप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो टॉर्क है जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अंदर पूछा गया, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो ये हमारे पास जो है ओरिजिन के अराउंड जो मूवमेंट आया है ये वो है। अब हमारे पास जो दूसरी चीज दूसरे पॉइंट के अंदर पूछी गई थी कि द मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज दैट, ये हमारे पास दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरह है हमारे पास कि एक तरफ तो हमारे पास ओरिजिन आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर जो है ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। उन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमारे पास मूवमेंट आर्म होगा उसका वो हम निकालेंगे सेकंड वाले मूवमेंट आर्म, यानी सेकंड वाला जो पोजीशन वेक्टर था फर्स्ट वाले पोजीशन वेक्टर में से उसे सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हमारे पास कंसिडर कर लेंगे, जो फर्स्ट जो है ये हमारे पास ये है, जबकि सेकंड हमारे पास जो ऑलरेडी हमें गिवन था ओरिजिन के अराउंड वो हमारे पास ये। हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आर मूवमेंट आर्म आ जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, इनकी वैल्यूज इंसर्ट की हैं, हमने वैल्यूज इंसर्ट करके हमने एक्सपेंड किया, तो हमारे पास आ गया -j कैप एंड -i कैप। अब हमने उसी तरह वही फॉर्मूला टॉ इक्वल r क्रॉस f, हमने r की वैल्यू इंसर्ट करनी है, f की वैल्यू इंसर्ट करनी है, इसी तरह हमने इसे एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास 2k कैप प्लस k कैप आ जाएगा, जो कि दोनों सम होंगे इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3k कैप। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है आंसर होगा हमारे पास b का, जो कि मूवमेंट था जो न्यू था, ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास था a का आंसर। तो इस तरह जो है हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को इस्तेमाल करके जो है हम इन दोनों के जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं, यानी कि टॉर्क जो है हम वो मालूम कर सकते हैं। तो आप इसमें से अगर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी ही पोजीशन वेक्टर को आर कंसीडर कर लेते हैं, जबकि ये आर नहीं है। ये हमारे पास जो है आर उस वक्त होगा जब हमारे पास ये हम इसको कंसीडर करेंगे R1 जो फर्स्ट पॉइंट है, जबकि जो ऑलरेडी हमें गिवन था ये वाला पॉइंट इसको हम कंसीडर करेंगे R2। जब हमने सेकंड टॉर्क जो है हमने मालूम करना है, सेकंड मूवमेंट जो है मालूम करना है, तब आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि हमारे पास ये R1 है और ये हमारे पास क्या है R2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो यहाँ पर हमने निकालना है दूसरे मूवमेंट के लिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेके ही हम इनका आर निकालेंगे। अदरवाइज अगर आप इनमें से कोई एक यूज कर लेते हो तो आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। जिस स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.14 इन 2.14। कुछ इस तरह है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 × 3 स्क्वायर रूट एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें दो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो कि हमने पढ़े भी हैं चैप्टर में, एक था डॉट और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें दी गई है 6 × 3 स्क्वायर रूट, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है 6। और पूछा ये गया है, रिक्वायर ये किया गया है कि हमने इनके दरमियान जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सपोज कर लेंगे a डॉट b 6 × 3 स्क्वायर रूट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 6k। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट की है, इक्वल आ गया ए बी कॉस थीटा के। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने थीटा निकालना है, तो ये फैक्टर जो है ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको रीअरेंज किया तो ये फैक्टर जो था ए बी 6 × 3 स्क्वायर रूट के नीचे जाकर डिवाइड हो गया। इसको हमने नाम दे देना है अपनी सहूलत के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है,
हमने दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसका फार्मूला लिखना है। एज वी नो ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने यूजिंग करनी है इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन थी, उसकी वैल्यू थी ए क्रॉस बी की 6, तो वो हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू 6 यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसी तरह ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम जो है 6 ओवर ए बी लिखेंगे। दूसरी बात रही इसकी यूनिट वेक्टर की, तो यहाँ पे हमने सपोज करना है कि जो यूनिट वेक्टर n है उसकी वैल्यू 1 है। वो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास एलिमिनेट कर देंगे हम उसे। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन बी। अब हमने क्या करना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय ए, हमने इक्वेशन बी को जो है ए पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे और राइट साइड को राइट साइड पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है बाकी रह जाएगा 6 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। ए बी से जो अगर हम यहाँ पे ए बी लिखते हैं तो वो भी क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। इसका ए बी और इसका ए बी जो है वो क्या हो जाना है, कैंसिल। कुछ इस तरह कैंसिल होना है। अगर हम इसको देखें, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ये ए बी और इसका जो ए बी था इनकी जो रेशियो इनवर्स हो गया वो इसके ऊपर, ये वाली साइड ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे चली जाएगी। ये हम यहां पे लिख लेंगे ए बी और इसकी जो थी वो ऊपर चली गई। ये बी जो था इसका डिनोमिनेटर था, इसका बन गया, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। तो यहाँ भी अगर हम काट दें तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो बाकी बचेगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब हमें पता है द रेशियो ऑफ साइन ओवर कॉस हमारे पास tan की इक्वल होती है। थीटा तो थीटा लगा देंगे हम, यहाँ पे हमने थीटा निकालना है। tan यहाँ पे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होकर इनवर्स हो जाएगा। और हमें पता है tan इनवर्स 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो इस तरह जो है हम इन दो प्रोडक्ट्स यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो हम कुछ इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.15। A load of 10 Newton is suspended from a clothes line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the clothes line. जी, हमसे पूछा ये गया है कि हमारे पास एक लोड है, उसे हमने सस्पेंड किया, लटकाया हुआ है दो कपड़ों की लाइनों के साथ। इस तरह दो कपड़ों की लाइनों को लिया गया है, उसके साथ जैसे हम कर्टन को लटकाते हैं या कोई चीज को जब हम सस्पेंड करते हैं किसी भी कॉर्ड के साथ, रस्सी के साथ, यहाँ पे दो रस्सियां यूज की गई हैं, दो लाइंस यूज की गई हैं, वो कपड़े की बनी हुई हैं और 10 न्यूटन वेट है उस लोड का जिसके साथ जो है बांधा गया है। और वो लोड जो है दोनों साइडों पे, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो दोनों साइडों पे वो जो है 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने इस सारी जो वर्बल स्टेटमेंट है उसको हमने डायग्रामेटिकली हमने उसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास ये दो लाइंस जो हैं क्लॉथ की हम ले लेंगे, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो है दोनों साइडों पे सेम एंगल जो है वो सस्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइन 1 है उसके अक्रॉस जो टेंशन होगी जो हमने मालूम करनी है वो हमारे पास T1 होगी। जो लाइन 2 होगी दूसरी क्लॉथ लाइन होगी उसके अराउंड जो हमने टेंशन मालूम करनी है वो हमारे पास T2 होगी। और यहाँ पे जहाँ पे हमने वो लोड जो है सस्पेंड किया हुआ है उस पॉइंट को हम P का नाम देंगे और लोड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। सोल्यूशन में हमने कुछ इस तरह लिखना है, वेट ऑफ लोड इसे हमने रिप्रेजेंट करना है W के साथ। हमारे पास है 10 न्यूटन, एंगल सस्पेंडेड बाय दिस load 15 degree and the tension which we want to find out is tau T and using the condition of the equilibrium, first condition हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारे पास sum of all the forces must be equal to 0, horizontal force must be equal to 0 and the vertical force must be equal to 0। अब हमने इस न्यूमेरिकल को दो स्टेप्स के अंदर रिजोल्व कर लेना है। हमारा पहला स्टेप होगा कि हमने क्या करना है, हमने सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के अराउंड जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 cos 15 डिग्री माइनस T2 cos 15 डिग्री इक्वल 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ये दोनों लाइन जो हैं सेम है, तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट जो है वो भी सेम है। तो यहाँ इन दोनों स्ट्रिंग्स यानी जो दोनों जो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, दोनों लाइन है क्लॉज की, इनमें जो टेंशन होगी वो भी सेम होगी। इसलिए यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सपोजिशन करेंगे टॉ यानी T1 इक्वल्स T2 इक्वल्स T के, यानी कि दोनों में जो टेंशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दोनों में जो टेंशन आ रही है वो सेम है। यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है T1 और T2 को T के साथ। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं T cos 15 डिग्री माइनस T cos 15 डिग्री हमारे पास जो है दोनों सेम क्वांटिटी कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। इस तरह हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वो तो 0 हो गई। अब हमने देखनी है सेकंड कंडीशन जो कि है फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस आनी है, यानी कि हमारे पास जो वेट की वजह से दो फोर्सेस होंगी और इसकी जो रिएक्शन फोर्सेस यानी हमारे पास टेंशन होगी, उनको हमने देखना है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास वो भी 0 होना चाहिए। यहां भी हमने T1 sin 15 डिग्री प्लस T2 sin 15 डिग्री और इसकी जो रिएक्शन फोर्स जो नीचे डाउनवर्ड है वो हमारे पास इसका वेट है ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल 0 आ जाएगा। यहां पे हमारे पास जो माइनस का वेट है वो दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट पे माइनस का, राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमने सपोजिशन जो हमने ऊपर की थी कि हमारे पास जो टेंशन है दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, दोनों क्लॉथ लाइंस के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी वजह से हमने T1 और T2 को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है विद T। तो यहाँ पे T1 और T2 को हमने क्या करना है, दोनों को रिप्लेस कर देना है T के साथ। ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, T sin 15 डिग्री T sin 15 डिग्री, तो ये हमारे पास 2 टाइम T sin 15 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ द वेट विच इज गिवन एज 10 न्यूटन। यहाँ पे हमने 10 न्यूटन की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये दोनों जो है टेंशन T के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेफ्ट पे राइट पे जाके 10 के नीचे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कटिंग करनी है, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 5 ओवर साइन 15 डिग्री। तो स्टूडेंट जब हमने इनकी रेशियो लेनी है कैलकुलेटर पे 5 और डिवीजन साइन, देन हमने प्रेस करना है साइन 15 डिग्री, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंशन आ जाती है वो आ जाती है 19.3, जो कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर सेम होगी। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि T1 भी हमारे पास 19.3 न्यूटन है एंड T2 भी हमारे पास 19.3 न्यूटन है। यानी हमारे पास T1 भी और T2 भी दोनों जो है हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेम टेंशन आ जाएंगी, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी इन दोनों क्लॉथ लाइंस के अंदर। तो इस तरह जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।